हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बैंक फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। हम 2 अध्याय तक जो प्रश्न हैं जो वो कर चुके हैं। सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो देख चुके हैं, किस पाठ में से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा अध्याय विद्युत धारा का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। अब हम इसके अंक भार की बात कर लेते हैं। जो तीसरा अध्याय है वो 4 अंक का है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, देखिए बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आधे नंबर का होता है 2 आएंगे। रिक्त स्थान वाला प्रश्न जो कि आधे नंबर का होता है वो 1 आएगा। और अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का होता है वो भी 1 आएगा। और लघुत्तरात्मक जो कि 1.5 नंबर का होता है वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। केवल आपके वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक 4 प्रकार के प्रश्न इसमें से आएंगे। अब यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण नियम, सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं। इनकी आप रीडिंग लगा सकते हैं। परीक्षा के अंत में आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखें। तो परीक्षा जब आएगी, बोर्ड परीक्षाएं, तब आप जो है उससे पहले इसका अध्ययन आप जरूर कर लें, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो कि आपको जो है प्रश्न हल करने में जरूर मदद करेंगे। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई एक चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की परिभाषा हम क्या लिखते हैं, I = डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जहाँ पे क्या है, क्यू क्या है, प्रवाहित आवेश है, डेल्टा टी क्या है, समय। तो चालक में से प्रति सेकेंड, तो देखें प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पूछी है। प्रति सेकंड की बात करें, यानी कि टाइम को अगर अपन 1 रख दें तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो आवेश होगा प्रति सेकंड वही क्या होती है, धारा होती है। तो यहाँ से हमारे पास धारा 4.8 एम्पियर दे रखी है, तो आवेश भी कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में गुजरने वाला। डेल्टा क्यू भी कितना हो जाएगा, 4.8, क्योंकि मात्रक कुलाम होता है तो ये कुलाम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि I = डेल्टा क्यू हो गया जब डेल्टा टी = हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 सेकंड रख दिया, क्योंकि हमें प्रति सेकंड पूछा है। तो अब यहाँ हम आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत लगा सकते हैं। हमें पता है कि Q = कितना होता है, Ne होता है। इसको अपन डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू = Ne। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n, वो हमारे पास निकले आएगी डेल्टा क्यू अपॉन ई। डेल्टा क्यू है हमारे पास कितना, 4.8 अपॉन में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁹। तो पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच जाएगी 4.8 अपॉन 1.6 इंटू, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। अब जब हम इसका भाग देते हैं तो 16 की पहाड़ी में 3 बार आता है, तो पॉइंट का भी कोई असर होगा नहीं, पॉइंट हटा देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रति सेकंड चालक तार में से गुजरेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, अब कोई एक तार है हमारे पास, उसकी लंबाई हमने क्या कर दी, दुगुनी कर दी, तथा इसका अनुप्रस्थ काट भी क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो उसका प्रतिरोध, देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होता है, लंबाई l होती है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है किसी चालक तार का, वो समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो यहाँ लंबाई भी कितनी कर दी, 2 गुना कर दी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो प्रतिरोध है वो वही रहेगा, प्रतिरोध जो है वो वही रहेगा, क्योंकि आपने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो कैंसिल हो गया। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। देखिए तांबे का तार नहीं, कार्बन प्रतिरोध नहीं, टंगस्टन का तार नहीं, डायोड जो होता है वो अनओमीय प्रतिरोध है। अनओमीय क्या होता है, जिनमें V और I के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, सरल रेखा नहीं मिलता है। डायोड के लिए अगर अपन बात करें V और I ग्राफ की, तो वो इस प्रकार से कुछ प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। वहीं जो अगर विपरीत दिशा में उसको करेंगे, वोल्टता नेगेटिव करेंगे, तो
इस प्रकार का कुछ ग्राफ वहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये सरल रेखीय नहीं होता, इसलिए डायोड कैसा है, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो भी बात है वो क्यों बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। तो क्या श्रांति काल कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का घनत्व जी नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाता है जी नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो फिक्स है भाई, उतना ही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन है श्रांति काल कम हो जाता है। देखिए श्रांति काल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो क्रमागत टक्करें हो रही है उनके बीच जो औसत समय लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। अगर श्रांति काल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन की टक्करें क्या होगी, बहुत जल्दी जल्दी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है ना। यही तो होता है श्रांति काल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध वहाँ पे बढ़ा है। श्रांति काल कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, प्रतिरोध बढ़ा है। तो धातु का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, श्रांति काल कम हो जाता है, इसलिए उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि प्रतिरोध का विलोम होता है। तो प्रतिरोध का विलोम क्या होता है, चालकता होता है। यहाँ प्रश्न ये लिखना चाहिए कि प्रतिरोधकता का विलोम क्या होता है। तो प्रतिरोधकता जो रो होती है उसका विलोम होता है सिग्मा, यानी कि चालकता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। देखिए अतिचालक पदार्थ वो होते हैं जिनका प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, या प्रतिरोधकता कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो जब प्रतिरोधकता 0 होगी तो चालकता कितनी हो गई, 1/ρ, यानी कि वो क्या हो गई, अनंत यहाँ पे हो गई। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए और बी, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अनंत को भी हम क्या कह सकते हैं, अत्यधिक वृहद हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट ज़्यादा ऑप्शन यही सही रहेगा कि क्या होती है, अनंत होती है। तो ये हमें सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे कि दिए गए चित्र में भुजा BD में प्रवाहित धारा है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ सेतु मिले जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हो तो आपको व्हीटस्टोन सेतु याद रखना चाहिए कि संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु में जो P/Q इक्वल टू क्या होता है, R/S होता है। तो यहाँ देख लें, ऊपर 30 है, नीचे 30 है, तो 30/30, और इधर भी 30/30, तो 30/30 1, दूसरी तरफ भी 30/30 1। तो यानी कि P/Q बराबर R/S। यहाँ संतुलन की स्थिति हो रही है। तो जब व्हीटस्टोन के संतुलन की स्थिति होती है तब B और D जो हैं वो समान विभव पर होते हैं, यानी कि VB इक्वल टू होता है VD। और जब समान विभव पर होते हैं, कोई विभवांतर नहीं होता है, तो करंट भी कितना होता है, 0 होता है। तो BD में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 0 यहाँ पे होगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध R ओम है। देखिए आंतरिक प्रतिरोध भी R है और बाह्य प्रतिरोध भी क्या है, R है। तो सेल के सिरों पर विभवांतर होगा, यानी कि हमें टर्मिनल वोल्टता हमें पूछी है, विभवांतर कितना होगा। देखिए बच्चों, विद्युत वाहक बल है E, आंतरिक प्रतिरोध है R। तो धारा का जो विद्युत धारा जो उसमें बहती है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कोई सेल है, ये तो एक सेल हो गया प्लस माइनस, इसके साथ इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल r, इसका विद्युत वाहक बल E, और बाहरी परिपथ में हम क्या जोड़ते हैं, कैपिटल R जोड़ते हैं। तो इस परिपथ में से जो धारा बहती है I, वो क्या होती है, E/r प्लस कैपिटल R। अब यहाँ पे देखें बाह्य प्रतिरोध भी कितना है, स्मॉल r ही है, तो I कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी E/r प्लस कैपिटल R की जगह भी स्मॉल r, तो हो गई E/2r। तो विद्युत धारा हमारे पास कितनी होगी, E/2r। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है या टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है। उसका फॉर्मूला होता है V = E-IR। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे E-I की वैल्यू हम रखेंगे E/2r, और मल्टीप्लाई हो रहा है R से R कैंसिल, तो V = E-E/2। तो ये कितना हो गया, E/2। ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा E/2। तो 8 में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
कि किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किसी संधि पर सिग्मा I इक्वल टू 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हम जानते हैं कि संरक्षण है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है कि अगर कोई संधि बिंदु है तो उस पर आने वाली धाराएं बाहर जाने वाली धाराओं के इक्वल होगी, यानी कि जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है अंदर की ओर उतना ही वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इस संधि बिंदु पर कोई भी आवेश इकट्ठा नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट इसी प्रकार है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसको हम लिखते हैं सिग्मा V इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की कि 50 वोल्ट की एक बैटरी को 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए हमें 50 वोल्ट की बैटरी दी है, यानी कि विद्युत वाहक बल कितना है, E है 50 वोल्ट। बाह्य प्रतिरोध है कितना, R कैपिटल R 10 ओम है और उसमें से धारा बह रही है I 4.5 एम्पीयर। हम अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि I इक्वल टू होता है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, जहाँ पे स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो हमें बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हमें क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है। तो E इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल r कैपिटल I R। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल r जो होगा वो हो जाएगा E माइनस आई कैपिटल R अपॉन में कैपिटल I। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये R का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखें R कितना आएगा, E कितना है 50 वोल्ट माइनस I कितना है 4.5 एम्पियर इंटू ये कितना है 10 ओम, R हो गया 10 ओम और फिर से I कितना है 4.5 एम्पियर। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल r इक्वल टू 50 माइनस ये कितना हो गया 45 हो गया। तो 50 माइनस 45 बट्टा 4.5, तो 50 में से 45 गए 5 आए, तो 5 बट्टा 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 50 अपॉन 45। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, लगभग एक बार जा रहा है पॉइंट में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 0.55, तो लगभग 1.11 इसका आंसर आता है। तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, 1.11 ओम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब धारा घटती है कि धारा बढ़ती है, विद्युत वाहक बढ़ता है कि विद्युत वाहक बल घटता है। देखें जब सेलों को हम क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो जो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब प्रतिरोध घट जाता है तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि धारा बढ़ती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, क्या ये सेल के इलेक्ट्रोडों का प्रतिरोध है, क्या सेल के पात्र का प्रतिरोध है, क्या सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध है, क्या सेल के पदार्थ का प्रतिरोध है। तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल है तो उसमें हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो उसमें प्लस आयन होते हैं और माइनस आयन होते हैं। जैसे NaCl मिलाया तो Na प्लस और Cl माइनस आयन। तो ये जो आयन है ये आपस में टकराते हैं और किसका कारण बनते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का कारण बनते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास C कि ये सेल के विद्युत अपघट्य का क्या है, प्रतिरोध है। नेक्स्ट 14 हम बात करते हैं कि बैटरी द्वारा प्रदाय धारा अधिकतम होगी यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य हो। देखिए एक होता है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, एक होता है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये जो विद्युत अपघट्य है उसी का प्रतिरोध होता है, इसको सेल के साथ हम स्मॉल r के साथ लिखते हैं। और बाह्य प्रतिरोध जो होता है वो बाह्य परिपथ में जुड़ता है। तो इन्होंने पूछा कि अधिकतम धारा कब होगी, कि जब आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R इक्वल टू कैपिटल R हो, या फिर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा हो, या फिर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि ये जो होता है वो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की एक थ्योरम होती है। उसके अनुसार
जब बैटरी जो है वो अधिकतम धारा तब देती है जब आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर हो, बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के जब तुल्य हो तो बैटरी द्वारा अधिकतम धारा दी जाती है और शक्ति भी अधिकतम उस टाइम होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अंतिम प्रश्न है कि सेलों के किसी संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कि जब समांतर क्रम होता है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होता है और धारा ज़्यादा होती है, तो समांतर क्रम इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन हम ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, फिर मिश्रित क्रम, फिर बाह्य एवं आंतरिक प्रतिरोधों के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया, यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध भी पिक्चर में आ गए। तो अगर हमें केवल ये कहता कि केवल सेल जुड़े हुए बाह्य प्रतिरोध कुछ नहीं है, तब क्या होगा, तब तो हम समांतर क्रम कर देते। लेकिन यहाँ अब क्या हो गया, बाह्य प्रतिरोध की भी यहाँ बात कर दी। तो बाह्य प्रतिरोध जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा, अगर बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम बहेगी, अगर बाह्य प्रतिरोध कम है तो धारा अगर बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम बहेगी और बाह्य प्रतिरोध कम है तो धारा ज़्यादा बहेगी। यानी कि यह यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कि बाह्य एवं आंतरिक प्रतिरोधों के आपेक्षिक मानों पर यह निर्भर करता है। तो हमने इस पाठ के सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो देख लिए हैं। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहें आप वीडियो, इसको शेयर करते रहें, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें। कुछ गलती रह गई हो तो हम वहाँ डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।